नमस्कार साथियों। आज हम 28 अगस्त 2018 को तृतीय पारी में जो जयपुर, जोधपुर, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। इसके कुछ प्रश्न पूर्व वीडियो में हल किए, शेष जो प्रश्न है वो हम आज हल करेंगे। तो आज का अपना प्रश्न है, श्रेणी जनित्र को किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है? यानी श्रेणी जो जनित्र है इसका उपयोग क्या है? लाइटिंग लोड में नहीं, बैटरी चार्जर में नहीं, बूस्टर में करते हैं, सही है। इन्वर्टर में नहीं, रेक्टिफायर में नहीं, तो राइट आंसर क्या हो गया? सी, बूस्टर के अंदर श्रेणी जनित्र का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो गया सी, बूस्टर। अगला क्वेश्चन है, निम्न कौन से लैंप का सबसे अच्छा कलर रेंडरिंग इंडेक्स यानी CRI होता है? CRI क्या होता है कि इसे हम रंग प्रतिपादन सूचकांक कहते हैं, कि एक आदर्श या प्राकृतिक स्रोत की तुलना में विभिन्न वस्तुओं के रंग को ईमानदारी से प्रकट करने का एक मापक है, यानी मात्रात्मक मापक है। तो यानी एक्चुअल में इसका जो जो वास्तविक रंग है वो इस जो लैंप है या कोई भी लैंप है उसके प्रकाश में उसका वास्तविक रंग दिखे या अन्य रंग दिखे, तो इसे हम CRI कहते हैं। तो जो GLS लैंप होते हैं इसकी CRI उच्च होती है, यानी GLS जो जनरल लाइटिंग सिस्टम में हम टंगस्टन फिलामेंट लैंप काम में लेते हैं, उससे किसी जो वस्तु है उसका जो रंग होता है वो एक्चुअल रंग यानी आदर्श रंग दिखता है उसका, यानी उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कई बार हम देखते हैं कि कोई मान लो दुकान है, इसके अंदर वो अलग अलग प्रकार की लाइटें डालकर कलर चेंज कर देते हैं कपड़े का, हम कपड़े खरीदते हैं, बाहर सूर्य के प्रकाश में देखते हैं उसका कलर अलग मिलता है, दुकान में उसका कलर अलग रहता है। तो इस प्रकार से वो CRI को प्रभावित करते हैं। तो सबसे अच्छा CRI किसका होता है? जो GLS जनरल लाइटिंग सिस्टम का लैंप है या टंगस्टन फिलामेंट लैंप है, इसका CRI एक्चुअल होता है, यानी उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किसका CRI उच्च होता है? अब ऑप्शन देखो, LED, फ्लोरोसेंट, इनकेंडिसेंट, उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप, ये सभी तो इनकेंडिसेंट लैंप है, यानी जो तप्त दीप्ति लैंप है इसका CRI उच्च होता है। तो सी ऑप्शन इसका सी होगा। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि वह कौन सा लैंप है जो सुहावना यानी मोनोक्रोमेटिव प्रकाश प्रदान करता है, तो वो होता है सोडियम वाष्प लैंप। यानी मोनोक्रोमेटिव के बारे में पूछे तो सोडियम वाष्प लैंप, और अच्छी CRI के बारे में पूछे तो तप्त दीप्ति यानी जो इनकेंडिसेंट लैंप है वो होगा, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कमरे की प्रदीप्ति किस पर निर्भर करती है? यानी किसी कमरे की प्रकाशितता किन किन कारकों पर निर्भर करती है? ऑप्शन देखो, दीवारों का रंग दीवारों के रंग पर निर्भर करती है, छत का रंग इस पर भी निर्भर करती है, इनपुट वोल्टेज नहीं, प्रयुक्त प्रतिबिंब का प्रकार नहीं, ए और बी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो गया? ए और बी दोनों, यानी दीवारों का रंग और छत का रंग, इन दोनों कारकों पर ही प्रदीप्ति यानी प्रकाश निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, 60 कैंडल पावर के स्रोत द्वारा उत्सर्जित कुल फ्लक्स क्या होगा? यानी 60 कैंडल पावर के स्रोत द्वारा उत्सर्जित कुल फ्लक्स क्या होगा? तो कैंडल पावर बराबर क्या होता है? यानी कैंडल पावर है CP बराबर क्या होता है? प्रदीप्ति फ्लक्स बटा स्ट्रैडियन, यानी प्रदीप्ति फ्लक्स बटा स्ट्रैडियन, यानी कैंडल पावर बराबर क्या होता है? प्रदीप्ति फ्लक्स बटा स्ट्रैडियन। अब हमें ज्ञात क्या करना है? देखो, CP दे रखा है, CP बराबर दे रखा है 60, और स्ट्रैडियन का मान नियतांक है, स्ट्रैडियन स्ट्रैडियन का मान होता है 4 पाई, और प्रदीप्ति फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। तो इसी सूत्र को पक्षांतरण करके हल कर लो कि प्रदीप्ति फ्लक्स क्या हो जाएगा? प्रदीप्ति फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा? इधर ले लेते हैं, प्रदीप्ति फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा? ये पक्षांतरण कर लो, CP इंटू स्ट्रैडियन। CP का मान क्या है? 60 इंटू 4 इंटू 22 बट्टा 7,
तो 60 को 4 से गुणा करो, 22 से गुणा करके 7 का भाग लगाओ, क्या आ रहा है 754.20। क्या आ रहा है 754.20 ल्यूमन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 754.20 ल्यूमन। किस में है देखो, तो प्रतिदीप्ति फ्लक्स का ल्यूमन में मान क्या होगा ये पूछा है, तो क्या हो जाएगा 754.20। सी ऑप्शन में देखो 754.2 ल्यूमन, तो राइट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश का समान वितरण किस पर निर्भर करता है, यानी एक प्रकाश है इसका एक समान वितरण किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन देखो, प्रयुक्त लैंप का प्रकार नहीं, प्रकाश का रंग नहीं, प्रयुक्त रिफ्लेक्टर के प्रकार नहीं, आपूर्ति वोल्टेज नहीं, स्थान की ऊंचाई अनुपात। सही है, यानी स्थान ऊंचाई अनुपात पर निर्भर करता है प्रकाश का समान वितरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ई, स्थान ऊंचाई का अनुपात। अगला क्वेश्चन, एक प्रतिरोध यानी रेजिस्टिव हीटिंग ओवन का तापमान का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है, यानी एक प्रतिरोध प्रकार के हीटिंग ओवन है जिसमें हीटिंग एलिमेंट लाग रखा है और इसका तापमान को नियंत्रित करना है, तो किस युक्ति का प्रयोग करेंगे। तो जो प्रतिरोध प्रकार का हीटिंग एलिमेंट है जो हमें नाइक्रोम के तार से बनाते हैं ये, तो इसके अंदर जो कंट्रोल करते हैं तापमान को, इसमें हम थर्मोस्टेट प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा थर्मोस्टेट। किस में देखो, ए ऑप्शन में देखो थर्मोस्टेट, तो राइट आंसर हो गया ए, थर्मोस्टेट। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ओवन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। अब की बार ये पूछ लिया कि प्रतिरोध प्रकार का जो ओवन है, जो हीटिंग एलिमेंट प्रकार का ओवन है, इसका प्रयोग हम किस में करेंगे। ऑप्शन देखो, मिट्टी के बर्तन को सुखाना यानी बर्तनों को सुखाने के लिए कर सकते हैं, धातु की एलिनिंग करने में, इन धातु को पिघला कर उसको वो क्रिटिकल तापमान तक पहुंचाने के लिए ये तो कर सकते हैं। जड़े हुए तार का इनोमेल्ड करने के लिए सही है, धातुओं को दृढ़ीकरण करने के लिए ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, जो भी दे रखे हैं इन सभी में हम हीटिंग पर एलिमेंट प्रकार के उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया ए, उपरोक्त सभी, यानी ये सभी। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से हीटिंग एलिमेंट में इनडायरेक्ट प्रतिरोध हीटिंग फर्नेस के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, यानी धातु पूछी है कि प्रतिरोध हीटिंग एलिमेंट यानी हीटिंग प्रतिरोध यानी किसी चालक के में से धारा प्रवाहित होती है तो वह चालक उसका विरोध करता है, फलस्वरूप वह चालक गर्म हो जाता है और यह विद्युत धारा का उसमें प्रभाव है। और यही सिद्धांत इसमें पूछा है कि प्रतिरोध हीटिंग एलिमेंट यानी जो डायरेक्ट प्रतिरोध द्वारा हीटिंग एलिमेंट हम काम में ले रहे हैं, तो इसमें जो धातु है वो कौन सी काम में लेंगे, यानी हीटिंग एलिमेंट में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो हीटिंग एलिमेंट में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देखो, तांबा नहीं, नाइक्रोम से ये, निकल नहीं, कोबाल्ट नहीं, एल्यूमिनियम नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया सी, सॉरी बी, नाइक्रोम। तो राइट आंसर हो गया बी, नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य हीटर का एलिमेंट आमतौर पर किस प्रकार की आकृति का बना होता है, यानी एक सामान्य हीटर का एलिमेंट है वो किस प्रकार का बना होता है। एलिमेंट होता है वो वर्ताकार प्रकार का होता है, यानी गोल रिंग प्रकार का कह सकते हैं या वर्ताकार। ऑप्शन देखो, चतुर्कोश नहीं, वर्ताकार से त्रिकोणी नहीं, ऊर्ध्वाधर नहीं, आयताकार नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा वर्ताकार प्रकार का होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा कि यह वर्ताकार प्रकार का बना होता है, बी। अगला क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में तत्व के लिए धातु संरचना की किस के पसंद पर निर्भर करता है, यानी इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग यानी जो हीटिंग एलिमेंट है, जैसे नाइक्रोम की धातु का हीटिंग एलिमेंट लगा रखा है, तो इसमें धातु की संरचना किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन देखो, सामग्री की प्रतिरोधकता सही है, प्रतिरोध का ताप गुणांक सही है, मशीन की शक्ति सही है, लागत ये सभी, यानी उपरोक्त सभी बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया ए, उपरोक्त सभी, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक आयरन की एकमात्र प्लेट किसकी बनी होती है, यानी इलेक्ट्रिक आयरन जो फ्रेश है इसकी जो नीचे की जो प्लेट होती है वो किसकी बनी होती है। ऑप्शन देखो, चीनी मिट्टी की नहीं, कीचड़ की नहीं, कच्चा लोहा सही है, तांबा नहीं, इस्पात नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कच्चे लोहे की बनी होती है, यानी नरम लोहे की बनी होती है। तो राइट आंसर हो गया सी, कच्चा लोहा। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक आयरन का एलिमेंट किस से बना होता है। एक इलेक्ट्रिक प्रेस है, इसका जो एलिमेंट होता है
वो किसका बना होता है? तो इलेक्ट्रिक आयरन का एलिमेंट, यानी जो भी हीटिंग एलिमेंट होते हैं वो नाइक्रोम के बनाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइक्रोम। किस में देखो, डी ऑप्शन में देखो नाइक्रोम, तो राइट आंसर हो गया नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लकड़ी या प्लास्टिक का बना होता है? यानी जो उपकरण है इसमें लकड़ी या प्लास्टिक का कौन सा बनाया जाता है? ऑप्शन देखो, हैंडल, हैंडल लकड़ी या प्लास्टिक का ही होता है। एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम का बनाया जाता है। लोहे का केस, सोल प्लेट, हीटर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लकड़ी या प्लास्टिक का हैंडल बनाया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, तो राइट आंसर हो गया ए, हैंडल। अगला क्वेश्चन है, धातु का धनात्मक टर्मिनल किससे जुड़ा होता है? यानी कोई भी जो मान लो धातु है यानी उपकरण है, उसका धनात्मक टर्मिनल किससे जुड़ा होता है? एनोड, कैथोड, गेट, एमिटर, कलेक्टर, तो एनोड से, यानी धनात्मक एनोड, ऋणात्मक कैथोड, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, एनोड से। तो ऑप्शन राइट आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, एक आवेशित सेल में धनात्मक आवेश को क्या कहते हैं? यानी एक सेल या कोई बैटरी है, उसके धनात्मक आवेश को धनायन कहते हैं, ऋणात्मक आवेश के जो टर्मिनल होता है उसको ऋणायन कहते हैं, यानी धनात्मक आवेश को हम धनायन कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धनायन। किसमें? ए ऑप्शन में देखो, धनायन। यदि ऋणात्मक आवेश के बारे में पूछता तो ऋणायन हो जाता है, यानी बी ऑप्शन सही होता फिर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए, धनायन। अगला क्वेश्चन है, थर्मोकपल एक डिवाइस है जो परिवर्तित करती है। यानी थर्मोकपल एक डिवाइस है जो क्या परिवर्तित करती है? थर्मोकपल क्या होता है कि दो अलग अलग धातु को, एक सिरे को युग्मित कर देते हैं, दूसरे सिरे को खुला छोड़ देते हैं, और युग्मित सिरे को हम विद्युत आपूर्ति से जोड़ते हैं। मान लो ये धातु है, इसके ये दो धातु आपस में जोड़ रहे हैं यहाँ पे, यानी युग्मित कर रहे हैं। एक सिरा इनका युग्मित कर दिया यहाँ पर। यदि उसको गर्म करते हैं, यहाँ पर हम गर्म करते हैं, तो ये जो सिरा होगा यहाँ पर दोनों सिरों के बीच में विभव में अंतर पैदा हो जाएगा। तो क्या होगा? यदि उष्मा ऊर्जा को, यानी उसमें ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो थर्मोकपल क्या करता है? उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। कई बार पूछ लेते हैं किस सिद्धांत पर काम करते हैं? एक सीबे के सिद्धांत पर काम करते हैं। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि सीबे के प्रभाव का विपरीत क्या होता है? तो पोल्टेयर प्रभाव होता है। तो इसमें क्या पूछा है कि थर्मोकपल एक डिवाइस है जो क्या परिवर्तित करती है? उसमें ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किस ऑप्शन में? देखो, ए में क्या है? विद्युत ऊर्जा को उष्मा में, विद्युत ऊर्जा को उष्मा में। ये तो पोल्टेयर प्रभाव हो जाएगा, ये उल्टा है सीबेक से। यांत्रिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में नहीं, उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सही है। गतिज ऊर्जा को उष्मा में नहीं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हीटर में निम्न से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? यानी हीटर है, इसका हीटिंग एलिमेंट किसका बनाया जाता है? नाइक्रोम का। यानी हीटिंग एलिमेंट से संबंधित इस पेपर में करीबन 6 या 7 सवाल पूछ ले, जिनका सभी का उत्तर नाइक्रोम ही आ रहा है। यानी अभी 3-4 सवाल ऊपर भी आए थे, उनमें भी नाइक्रोम ही था। तो इलेक्ट्रिक हीटर में हीटिंग एलिमेंट किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइक्रोम। किस में है? डी ऑप्शन में। तो राइट आंसर हो गया डी, नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन है, एक उच्च वोल्टेज में पावर ट्रांसमिशन, यानी एक उच्च वोल्टता पर पावर ट्रांसमिशन क्या देता है? यानी उच्च वोल्टेज पर सप्लाई का ट्रांसमिशन क्यों किया जाता है? इसका क्या लाभ है? ऑप्शन देखो, कमजोर विनियमन प्रदान करता है, यानी वोल्टेज रेगुलेशन वो कमजोर होता है नहीं, अच्छा होता है, यानी वीआर का मान अच्छा हो जाता है यदि उच्च वोल्टेज पर हम प्रसारण करते हैं। तो अच्छा विनियमन प्रदान करता है, सही, यानी वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा हो जाता है, सही है। विनियमन को प्रभावित नहीं करेगा, सही। खराब दक्षता प्रदान करता है, नहीं। कम वोल्टेज का उत्पादन करता है, ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अच्छा विनियमन प्रदान करता है, यानी वोल्टेज रेगुलेशन है वो अच्छा हो जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संयंत्र में अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है? यानी जो दे रखे हैं जो विद्युत उत्पादन के संयंत्र, इनमें से सबसे अधिक पूंजी का निवेश किन में होता है? यानी स्थापना में पूंजी का निवेश किस में होता है? ऑप्शन देखो, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु, अब और देखो जो दे रखे इनमें से सबसे ज्यादा किस में होता है? डीजल, तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र। तो सबसे ज्यादा जो दे रखे इनमें सबसे ज्यादा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में पूंजी का निवेश होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है,
किसका उपयोग करके विद्युत शक्ति को मापा जाता है? यानी विद्युत शक्ति को मापने के लिए पूछा है, तो शक्ति को मापने के लिए हम वाट मीटर का प्रयोग करते हैं। अब ऑप्शन देखो, किलोवाट हावर मीटर यानी केडब्ल्यूएच आवर, इसके द्वारा हम ऊर्जा का मापन करते हैं। वोल्ट मीटर, इसे हम वोल्टता का मापन करते हैं। एमीटर, इसे हम धारा का मापन करते हैं। वाट मीटर, इसके द्वारा हम शक्ति का मापन करते हैं। मल्टीमीटर यानी गुणांक मीटर, इसे हम एवियोमीटर भी कहते हैं। एकाश एम्पियर यानी डीसी परिपथ की एम्पियर कम मान की धारा हो तो उसका भी मापन कर सकते हैं। विकास से वोल्टेज यानी परिपथ की वोल्टता भी हम माप सकते हैं। और ओका से ओम यानी मल्टीमीटर के द्वारा एवीओ एम्पियर, वोल्ट और ओम का मापन किया जाता है। तो अब इन में क्या हो जाएगा, यानी शक्ति का मापन करना है तो वाट मीटर का प्रयोग करेंगे, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक संधारित्र में दो शामिल होते हैं। यानी एक संधारित्र में दो और क्या शामिल होता है, यानी एक संधारित्र में क्या शामिल होता है? संधारित्र में दो चालक प्लेटों को अचालक से पृथक करके बनाया जाता है। यानी दो चालक प्लेटों के बीच में यदि अचालक का आवरण कर दिया जाए तो इसमें यानी आवेश एकत्रित करने का गुण विद्यमान हो जाता है। इस युक्ति को हम कैपेसिटर कहते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि दो क्या होता है, दो तो होती है चालक प्लेटें। अब ऑप्शन देखो, दो इंसुलेशन डाइलेक्ट्रिक द्वारा पृथक नहीं। बी में क्या दे रखा है, चालक इंसुलेटर द्वारा पृथक, सही है। सेरामिक प्लेट और अब्रक का डिस्क नहीं। रजत लेपित इंसुलेटर नहीं, प्रतिरोध नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। यानी एक संधारित्र में दो चालक प्लेटें इंसुलेटर द्वारा पृथक शामिल होता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एसीएसआर का विस्तार है। यानी एसीएसआर का विस्तार रूप क्या है? एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। यानी एल्यूमिनियम का चालक होता है और बीच में तनन प्रतिबल सहन करने के लिए स्टील का तार लगाया जाता है। किस प्रकार का होता है एसीएसआर? यानी एक स्टील का तार होता है जिस पर 6 या 7 एल्यूमिनियम के तार लपेटकर रस्सी नुमा सा बना देते हैं। तो ये तो हो गया एल्यूमिनियम के जो चालक है धारा वहन वाले तो होते हैं, वो तो हो गया एल्यूमिनियम के। और तनन प्रतिबल सहन करने के लिए स्टील का तार हो गया। तो एसीएसआर का नाम क्या हो गया, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। कई बार सीसीएसआर नाम भी दिया होता है, सीसीएसआर कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। उसमें जो चालक तार होते हैं वो तो तांबर के होते हैं और तनन प्रतिबल के लिए स्टील का तार चलाया जाता है। तो सीसीएसआर का तो हो गया कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड और एसीएसआर का इससे क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो ऑप्शन देखो, किसमें, ए में क्या ऑल कॉपर स्टैंडर्ड रेनफोर्स्ड नहीं। बी में क्या एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, सही है। सी में क्या एल्यूमिनियम कॉपर स्टील रेनफोर्स्ड, ये भी नहीं। ऑल कॉपर स्टील रेनफोर्स्ड, ये भी नहीं। एल्यूमिनियम कॉपर सेमी कंडक्टर रेनफोर्स्ड, ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। अगला क्वेश्चन है, उच्च आवर्ती एडी करंट हीटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाली आपूर्ति आवृत्ति आमतौर पर होती है। जो माइक्रोवेव ओवन है, जो उच्च आवृत्ति पर एडी करंट हीटिंग प्रणाली काम में लेते हैं, यानी उच्च आवृत्ति पर जो एडी भंवर द्वारा हीटिंग विधि हम काम में लेते हैं, तो इसके अंदर जो आपूर्ति की आवृत्ति रखी जाती है वो क्या होती है, तो वो होती है 10 किलो हर्ट्ज से 400 किलो हर्ट्ज तक। यानी जो उच्च आवृत्ति पर हीटिंग करते हैं, जैसे कि माइक्रोवेव ओवन है, इसके अंदर हम काम में लेते हैं, तो इसकी आवृत्ति क्या होती है 10 किलो हर्ट्ज से 400 किलो हर्ट्ज तक। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी, 10 किलो हर्ट्ज से 400 किलो हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षात्मक ग्राउंडिंग के लिए क्या जरूरी है? यानी सुरक्षात्मक ग्राउंडिंग के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन देखो, अर्थ के लिए एक कम प्रतिरोध पथ, साफ संयोजन, ग्राउंडिंग डिवाइस के की पर्याप्त विद्युत वहन क्षमता, टाइट संयोजन, ये सभी। तो जो सुरक्षात्मक ग्राउंडिंग है इसके लिए ये सभी होना आवश्यक है, नहीं जो दे रखे वो सभी आवश्यक है, जरूरी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी यानी ये सभी, ई ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक 2 पोल लैप वाइंडिंग डीसी मशीन में एक चालक का प्रतिरोध 2 ओम और चालकों की संख्या 100 है, तो आर्मेचर का कुल प्रतिरोध क्या होगा? यानी क्या कह रहा है कि कोई 2 पोलर लैप वाइंडिंग, यानी लैप वाइंडिंग है, पोलों की संख्या 2 है, तो समांतर पथ यानी P बराबर है 2, तो A बराबर भी होगा 2, क्योंकि पोलों की समांतर पथ है, यानी लैप वाइंडिंग है, तो P बराबर A हो जाएंगे। डीसी मशीन में एक चालक का प्रतिरोध कितना बता रहा है? एक चालक का प्रतिरोध बता रहा है 2 ओम और कुल चालकों की संख्या कितनी है
100 चालक है, जेड का मान कितना है 100, तो इसका आर्मेचर का प्रतिरोध क्या होगा। तो देखो किस प्रकार से निकालेंगे कि कुल चालक कितने हैं 100 और समांतर पथ कितने हैं 2। इसका से क्या हो गया कि 2 समांतर पथ है, यानी 50 चालक तो ये हो गए और 50 चालक ये हो गए। इस प्रकार से 2 समांतर पथ बन गए इनके, यानी ये 50 चालक है और ये 50 चालक है। मान लो ये कार्बन बुक्सगिर इस प्रकार से, तो एक तरफ 50 चालक है, दूसरी तरफ भी 50 चालक है। समांतर पथों की संख्या कितनी हो गई 2, क्योंकि पी 2 है तो ए भी 2 हो जाएंगे। अब देखो एक चालक का प्रतिरोध कितना है 2 ओम, तो 50 चालकों का कितना हो जाएगा 50 × 2, यानी इस तरफ का प्रतिरोध कितना हो गया 100 ओम, इस तरफ का प्रतिरोध भी कितना हो गया 100 ओम। अब ये देखो 100 ओम का प्रतिरोध ये है मान लो, 100 ओम का, ये दोनों समांतर क्रम में है, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा आर टी बराबर आर बट्टा एन। आर का मान कितना है, यानी ए इसका स्क्वायर तो 100 बट्टा पर संख्या कितनी है 2, कितना हो गया 50 ओम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 ओम। किस में है सी ऑप्शन में, तो राइट आंसर हो गया सी 50 ओम। तो इसका आर्मेचर का कुल प्रतिरोध कितना होगा 50 ओम। सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये पेपर था दोस्तों, इस यानी इस पेपर का हल। और अब नेक्स्ट वीडियो में अगला पेपर रहेगा कोई। ठीक है साथियों।